हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अपवा। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें भारत की नदियों के बारे में पढ़ना होगा। जैसे एक नदी जब अपनी ढाल के अनुसार बहती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, और जब ये नदी बह रही होती है तो इसके अगल बगल से बहुत सारी नदियाँ यानी जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं वो इसमें आकर मिलती हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे। और इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो नदियों से रिलेटेड है जिसमें हमें भारत की नदियों के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको अपवा शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि अपवा बोलते किसे हैं। तो देखो, एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवा कहा जाता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि एक नदी का अपने निश्चित ढाल पर या फिर एक निश्चित दिशा में प्रवाह होना क्या कहलाता है, अपवा कहा जाता है। अब इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझो। एग्जाम्पल के लिए गंगा नदी है, ठीक है। कोई भी नदी, गंगा नदी मान लो एक नदी है जो अपने एक निश्चित ढाल पर और एक निश्चित दिशा में बह रही है, ठीक है। तो उस नदी का जो जल का बहाव हो रहा है, वो नदी जो अपनी निश्चित ढाल और निश्चित दिशा में बह रही है, उसकी जो जल का प्रवाह हो रहा है यानी बहाव हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि जब एक नदी बह रही होती है तो उसी के प्रवाह को क्या बोलते हैं, हम अपवाह बोलते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जब ये एक नदी बह रही होती है, देखो ये आपको नदी दिख रही होगी, ये नदी जो बह रही है इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य नदी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगल बगल से कई सारी जो इसकी सहायक नदी है वो इसमें आकर मिल रही हैं, तो इस वाली नदी को हम बोलेंगे मुख्य नदी और इन वाली नदी को बोलेंगे इसकी सहायक नदियाँ। तो जब हम मुख्य नदी को और उसकी सहायक नदियों को मिला देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो अपवाह तंत्र को हम नदी तंत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं अपवाह द्रोणी। तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी बोलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, एक नदी या फिर उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है या फिर अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सिंपल वे में समझो। मैंने अभी आपको बताया अपवाह तंत्र के बारे में या फिर नदी तंत्र के बारे में। जब एक नदी यानी जो मुख्य नदी होती है वो और उसमें मिलने वाली उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नदी तंत्र या फिर अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो जब एक मुख्य नदी है जो बहती हुई आ रही है, एग्जाम्पल के लिए गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हुई कई कई शहरों से, कितने कितने राज्य मतलब राज्यों से बहती हुई, शहरों से बहती हुई आ रही है ना। और साथ में ही उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी किसी न किसी शहरों से बहती हुई आ रही है। तो इन नदियों का अपना अपना एरिया भी होता है। जिस तरीके से गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हुई, ठीक है ना, उत्तराखंड यूपी बिहार ऐसे निकलती हुई और कितने कितने शहरों से जाती है, ठीक है ना, तो उसका क्या है, ये एरिया है, गंगा नदी का ये एरिया है। ठीक उसी तरीके से गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं उनका भी अपना अपना एरिया होता है, ठीक है ना, यानी अपना अपना क्षेत्र होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, अपवाह द्रोणी। अब हम समझते हैं कि जल विभाजक क्या होता है। तो देखो, दो अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाला क्षेत्र, दो अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाला क्षेत्र या फिर एरिया क्या कहलाता है, जल विभाजक। क्योंकि ये जल का विभाजक यानी जल को बांटने का काम कर रहा है, दो द्रोणियों को अलग अलग करने का काम करना है, इसे हम बोलते हैं जल विभाजक। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वह ऊंचा क्षेत्र जो दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करे क्या बोला जाता है, जल विभाजक कहलाता है। जैसे पर्वत या फिर उच्च भूमि, यानी कोई भी पर्वत हो, अब जाहिर सी बात है बीच में से पर्वत है, अगर आप जैसे अपनी देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो अपवाह द्रोणी आपको दिख रही होंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर इसी बीच में पर्वत होगा तो इनको क्या करेगा, इनके विभाजक का काम करेगा, है ना, इनके जल को बीच में विभाजक का काम करेगा। या इनके बीच में कोई ऐसी भूमि हो जो उठी हो,
उच्च भूमि हो, ऊपर की तरफ उठी हो, ठीक है, उभरी हुई हो, ऊपर की ओर उठी हो, यानी जो इनको अलग कर सके। तो इसी को बोलते हैं हम जल विभाजक, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो किन्हीं दो अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करे, उसे जल विभाजक बोला जाता है। अब हमने क्या किया कि भौगोलिक आकृतियों के आधार पर हमने जो भारतीय नदियां हैं उनको दो भागों में बांट दिया है, यानी दो मुख्य वर्गों में विभाजित कर दिया। एक है हिमालय की नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। देखो, अभी हम इनकी विशेषताओं को भी पढ़ेंगे, इनकी अपनी अपनी विशेषता भी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों को। हमने क्या किया, जो भारत की नदियाँ हैं उनको दो भागों में विभाजित किया है। किस आधार पर? भौगोलिक आकृतियों के आधार पर। कुछ ऐसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमालय की नदियाँ कहा गया, ठीक है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। दूसरी, प्रायद्वीपीय भारत से भी नदियाँ निकलती हैं जिन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा गया। इनकी भी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो अब हम इन दोनों नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। अगर मैं बात करूं हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता के बारे में, तो इनकी पहली विशेषता ये है कि ये नदियां 12 मासी होती हैं, यानी इन नदियों में जो पानी होता है वो 12 महीने पूरा पूरा भरा रहता है। इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। यानी जो टेम्परेचर होता है उसमें कितने डिग्री की कमी आती है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। तो हिमालय पर्वत कितनी ऊंचाई पर है, वहाँ तो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। अब क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े क्या हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं जिसे ग्लेशियर बोला जाता है ना। ऐसा पहाड़ जो कई सालों से पिघला ना हो उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। तो बर्फ़ के पहाड़ों को हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं इनको पानी जो है वो वर्षा से तो मिल ही जाता है, यानी बारिश से तो पानी मिलता ही है, इसके साथ में इन्हें इन ग्लेशियर से पिघलने के कारण भी पानी मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। ये नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। जब नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अपने उद्गम स्थान से, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसको उद्गम स्थान बोला जाता है। तो जब नदियाँ निकलती हैं अपने उद्गम स्थान से और समुद्र में मिलने तक, ये क्या करती हैं? एक लंबे रास्ते का निर्माण करती हैं, यानी एक लंबा रास्ता तय करती हैं। उद्गम स्थान से लेकर अपने मुहाने तक, यानी समुद्र में गिरने तक का क्या है, एक लंबा रास्ता तय करती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। अब ये गार्ज होता क्या है? देखो, जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो वो वी आकार की घाटी बनाती हैं, कुछ इस तरीके से। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, जब नदियाँ पहाड़ से निकलती तो क्या बनाती है? पहाड़ को काटती हैं और वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिस तरीके से अभी आप अपने सामने देख रहे हो। अब नदियाँ ऐसा तो है नहीं कि वो इस पहाड़ को और काटेगी नहीं। अब क्या करती है नदियाँ? नदियाँ तो पूरे 12 महीने बहती रहती है, साल भर बहती रहती है। अब ये नदियाँ इस पहाड़ को और काटती हैं। ये जो वी आकार की घाटी देख रहे हो, ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। इसका एरिया जो है और बड़ा हो जाता है, बस सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं वी आकार की घाटी। और जब ये एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है नदियों के द्वारा काटने से, तो इस एरिया को हम बोलते हैं गार्ज। क्या बोला जाता है? गार्ज बोला जाता है। तो जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या करती हैं? पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण करती हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। ये नदियां लंबाई में अधिक होती है और ये गहरी होती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट, सिल्ट यानी होता है कचरा,
और बालू का संवहन करती हैं। देखो अभी आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें नदियों की अवस्थाएं बताई हैं। एक है ऊपरी भाग, ये वाला जो हिस्सा दिख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग, यानी जब नदियाँ अपने पर्वतों से निकल रही होती हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नदी का स्रोत, यानी नदी यहाँ से निकल रही है। और ये ऊपरी भाग है, यहाँ पे नदियों की स्पीड, यानी पर्वतों पर नदियों की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ये नदियाँ क्या करती है, अप्रदन की क्रिया करती है और अपक्षय की क्रिया। अप्रदन की क्रिया का मतलब क्या होता है, अप्रदन का मतलब होता है घिसावट होना या किसी चीज़ में रगड़ खाना। और अपक्षय का मतलब होता है टूटना या फिर किसी चीज़ का तोड़ना या फिर उसका टूटना। तो नदियाँ जब पर्वतों से निकल रही होती है तो अपने साथ में जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं उनको क्या करती है, अपने साथ में भाग कर ले आती है अपक्षय करके, अप्रदन करके, जिसे बालू या फिर सिल्ट कहते हैं। इसके बाद ये क्या करती है, नदियाँ इस मध्य भाग में आती हैं। नदियाँ इस मध्य भाग में आती हैं और कुछ इस तरीके आकृति की तरह जो है ये शेप बनाती हैं, यानी इसको हम बोलते हैं विसर्प। इसे क्या बोला जाता है, विसर्प। तो नदियाँ जो होती है इस एस आकार की घाटी की तरह जो है बहती है। इसे हम एस आकार की जो है शेप भी बोल सकते हैं और दूसरे से विसर्प भी बोला जाता है, ठीक है। तो नदियाँ इस मध्य भाग में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। इसके आगे वाला भाग है, इसे निचला भाग कहा जाता है। इसमें क्या करती है, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं गोखू झील। देखो एक टाइम ऐसा था जब ये नदियाँ जो थी इस तरीके से पूरा पूरा ऐस आकार की तरह बह रही थी, लेकिन टाइम बीतने के साथ क्या हुआ, इस नदी ने अपना सीधा रास्ता ढूंढ लिया। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इसने क्या किया, इस नदी ने ये एरिया ढूंढ लिया सीधा करके ऐसे, ठीक है ना। और अब वो एस आकार की आकृति ना बनाते हुए अब वो सीधे निकल रही है ऐसे करके, जिस तरीके से अभी आप अपने पास ये सामने देख रहे हो। तो ये वाला जो एरिया था ये तो अलग हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं गोकुल झील। तो एक तरीके से गोकुल मतलब जैसे एक जो गाय और जो भैंस के पैर होते हैं ना नीचे का, जो ऐसा शेप बनता है, या घोड़े का जो शेप होता है नीचे पैरों का, उसी की तरह ये शेप है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोकुल झील बोलते हैं। अब नदियाँ क्या करती है, इस निचले भाग में आगे की तरफ बढ़ती है और क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ये वाला एरिया देख रहे हो आप, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। अब ये डेल्टा होता क्या है, देखो नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं अपने साथ में कई सारी चीज़ें बहाकर लेके आती हैं। और ये नदियाँ अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँवों से भी बहती हुई आ रही हैं। वहाँ से कुछ ना कुछ क्या है इकट्ठा करके अपने साथ में बहाकर लेके आती हैं। अब नदियाँ जब इस निचले वाले भाग में आ जाती हैं, यानी इस वाले एरिया में नदियों की जो स्पीड होती है बहुत ही कम हो जाती है। यानी नदियाँ जब समुद्र में गिरने वाली होती हैं उनकी स्पीड जो है इतनी नहीं रहती, कम हो जाती है। नदियाँ क्या करती हैं, अब नदियाँ कई सारे भागों में से बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं वितरिकाएँ। नदियाँ कई सारे भागों में बढ़ जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं वितरिकाएँ। और जो इसमें आप ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ में जो कचरा वगैरह ये जो बहा कर लेके आती हैं, वो क्या करती है, इनकी स्पीड या कम होने की वजह से नदियाँ कई भागों में बढ़ जाती हैं। और ये जो कचरा है यानी जो डेल्टा है इसका निर्माण कर देती हैं जगह जगह, यानी ये कचरा जो है इकट्ठा हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, उपजाऊ डेल्टा कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होता है। इस डेल्टा का आकार अगर देखोगे तो इस डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है, ट्राइंगल शेप का होता है, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हम डेल्टा बोलते हैं। तो नदियाँ अपने साथ में जो कचरा लेके आती है उनको समुद्र में गिराने से पहले क्या करती है, ऐसे इकट्ठा कर लेती है, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो। और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। और जब अगर नदी डेल्टा नहीं बनाएगी तो इस कचरे को क्या करती है, ले जाकर सीधा समुद्र में जाके फेंक देती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ज्वार नदमुख। अब हम हिमालय की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर मैं सिंधु की बात करूं तो सिंधु नदी एक मुख्य नदी है। और सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। तो आपको पता है जब हम एक मुख्य नदी में उसकी सहायक नदियों को मिला देते हैं तो उस एरिया को या उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नदी तंत्र या अपवा तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ठीक ऐसे ही सिंधु की भी कई सारी सहायक नदी है और ऐसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की भी सहायक नदियां हैं।
तो जब हम इन मुख्य नदियाँ और इनकी सहायक नदियों को मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है, तो ये नदी तंत्र कहलाता है। तो ऐसे ही हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे और इनकी अपनी अपनी विशेषता होती है सबकी। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट सीन का बाब नामक जलधारा से होता है। ये नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और इस भाग में ये एक दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी नदी जैसे जास्कर, नोबा, श्योक और हुंजा नामक नदी क्या है इसमें मिलती हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी की सारी नदी पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बढ़ती है, यानी ये वाला जो एरिया है इसमें बढ़ती है और कराची के पूर्व से अरब सागर में गिर जाती है। देखो, जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये है मानसरोवर झील। इसी के पास में एक सीन का बाब नामक जलधारा है, वहीं से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। ये क्या करती है, पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में इस वाले एरिया में जो है भारत में एंट्री मारती है और ये इस तरीके से ऊपर से जाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ पे इसमें क्या है, इसकी सहायक नदियाँ जैसे चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, व्यास, ये सारी क्या है पाकिस्तान के मिठानकोट के पास में सिंधु में मिल जाती हैं। इसके बाद सिंधु नदी दक्षिण की तरफ, ये जैसे आप ये एरिया देख रहे होंगे, ये सिंधु नदी नीचे की तरफ आती है यानी दक्षिण दिशा में आती है और यहाँ पे एक शहर है कराची, इसके पूर्व से कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। जो सिंधु नदी का मैदान है वो बहुत धीमा ढाल वाला है, यानी उसका जो ढाल है वो बहुत धीमा है। सिंधु नदी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है और जो बाकी शेष भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है। यानी आप ये कह सकते हो सिंधु का जो ज़्यादातर भाग है वो कहाँ पे है, आपको भारत में देखने को मिलेगा। भारत में इस सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और अगर मैं आपको बताऊं, सन 1960 में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। भारत की तरफ से नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, इनके बीच में एक समझौता हुआ था और इस समझौते के अनुसार जो सिंधु नदी का जल है, उस सिंधु नदी के संपूर्ण जल का भारत केवल 20% यानी 20% क्या है इस जल का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये एक समझौता हुआ था 1960 में। जनरल नॉलेज के लिए इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं भारत के अगले नदी तंत्र के बारे में जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के समीप गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के समीप गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और इसे हम वहाँ पे भागीरथी के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग पर जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं या फिर इसे गंगा बोलते हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली कई नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई प्रयागराज, यानी जो यूपी के प्रयागराज यानी जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे क्या है गंगा से मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी जो है वो हिमालय से निकलती है यानी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रतिवर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी
आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन इन्हीं नदियों के द्वारा जो उत्तरी मैदान है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है, और जिसके कारण क्या होता है, ये जो भूमि है वो कृषि योग्य होती है। कुछ नदियाँ जो होती हैं इस गंगा नदी में प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से भी निकलती हैं। ये वाला एरिया देख रहे हो, मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था। इस वाले एरिया को हम बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो यहाँ से भी कई नदियाँ निकलती हैं और आगे जाकर कहाँ है, गंगा में मिलती हैं। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से भी कई नदियाँ गंगा में जाकर मिलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सोन आदि। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इन नदियों की लंबाई कम होती है और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। किन नदियों की लंबाई कम होती है? जो ये प्रायद्वीपीय जो मध्यवर्ती उच्च भूमि से जो ये नदियाँ निकली है ना, इनकी लंबाई कम होती है और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। गंगा में उसकी सहायक नदियाँ पूर्वी दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। जो ये गंगा नदी है पश्चिम बंगाल में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो शाखा होती है इसकी, यानी दो शाखा में बढ़ जाएगी। ये गंगा नदी क्या है, पश्चिम बंगाल में दो शाखा यानी दो धाराओं में बढ़ जाती है। इसकी एक धारा यानी इसकी जो एक शाखा है उसको हम बोलते हैं हुगली, और एक ये मुख्य धारा के नाम से जानी जाती है। तो जो हुगली है वो दक्षिण में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और जो इसकी मुख्य धारा होती है वो क्या करती है, वो दक्षिण की ओर बहती हुई जो बांग्लादेश होता है ना उसमें प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इससे एक नदी मिलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये दोनों आकर आपस में मिल जाती हैं, जिसे मेघना के नाम से जानते हैं। देखो, एक और बात ध्यान रखना, जब गंगा नदी कहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यानी पद्मा और जमुना जब आपस में मिलती हैं तो इनको हम मेघना के नाम से जानते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इसे हम सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। और एक और बात, गंगा नदी एक सिंधु नदी तंत्र और जो गंगा नदी तंत्र है, इन दोनों को जो जल विभाजक का काम है, यानी इन दो नदी तंत्र यानी सिंधु नदी तंत्र को और गंगा नदी तंत्र को जो अलग करने का काम करता है वो करता है अम्बाला नगर। अब हम बात करते हैं भारत के अगले नदी तंत्र के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के समीप चेमायुगुंडम हिमनद से निकलती है। ये जो मानसरोवर झील है इसी के पास में एक ग्लेशियर है, हिमनद है, जिसका नाम चेमायुगुंडम है। इसी ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा की ओर बहती है। ये नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, जो हिमालय पर्वत है उसी के समानांतर बहती हुई पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती है, और जो भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसमें ये यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर इस राज्य में प्रवेश करती है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे दिबांग, लोहित, केनुला, और इसकी दूसरी भी सहायक नदियाँ हैं जो क्या करती हैं, आपस में मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र होने के कारण इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन भारत में जब ये उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है तो इसमें जल एवं सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी कई धाराओं में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का भी निर्माण करती है। द्वीप क्या होता है? द्वीप एक छोटा सा एरिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप। तो ऐसा ही एक द्वीप है जो नदी पर बना हुआ है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे मांजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। ये असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इस द्वीप का जो निर्माण है वो उत्तर में सुबनसिरी नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा
हुआ है। वर्षा के दिनों में क्या होता है कि इस नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण असम और बांग्लादेश के कई जगह कई गांवों में क्या है, बाढ़ का खतरा भी बनता है और कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों का जो प्रवाह होता है वो वर्षा पर निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनकी जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है और ये छिछली होती है। छिछली का मतलब होता है कि ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और इनकी लंबाई भी कम होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि कई ऐसी नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है और ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। यानी ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की कई प्रमुख नदियां हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली नदी है नर्मदा द्रोणी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से होता है। ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। देखो, ये है आपका मध्य प्रदेश। अगर आप इसके उत्तर में देखोगे इधर की तरफ, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। और अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक और पर्वत यानी पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ी। और इस वाले एरिया में यहाँ पे आपको मिलेगा मेकाल पर्वत। तो जो नर्मदा नदी है वो इन्हीं भ्रंश घाटियों से होकर बहती हुई क्या करती है, अरब सागर की ओर जाती है, यानी अरब सागर में गिरती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से ये नदी गहरे गार्ज से बहती है और जहाँ ये तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है। जल प्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल यानी झरना। नर्मदा की सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश एवं गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यानी जो नर्मदा नदी का जो फैलाव है, इस नदी का जो फैलाव है वो मध्य प्रदेश में और गुजरात के कुछ भागों में फैला हुआ है। दूसरी नदी है तापी नदी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला से होता है। ये भी नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी लंबाई बहुत कम है तथा इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। तीसरी नदी है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी द्रोणी जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य नदियों में चौथी नदी है कृष्णा नदी। ये महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट सूरत से निकलती है। ये लगभग 1400 किलोमीटर रास्ता तय कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। पांचवी नदी है कावेरी द्रोणी। कावेरी नदी ये पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है तथा इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, हेमावती और भवानी हैं। ये तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी द्रोणी जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। यानी जो इसकी द्रोणी यानी जो इसका फैलाव है नदी का कहाँ तक है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक है। छठे नंबर पर आती है गोदावरी नदी। ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र बहुत बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में लगभग जो है 50% को भाग को घेरा हुआ है
और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। यानी जो गोदावरी नदी है उसकी जो द्रोणी यानी जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, इसमें 50% है, और बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा और मांजरा है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हम गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन याद रखना दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है झील। तो झील क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है जल से भरा हुआ गड्ढा जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो उसे क्या बोला जाता है, झील कहा जाता है। झील का जो पानी है वो स्थिर रहता है, नदी की तरह इसमें बहाव नहीं होता, ये स्थिर होता है और चारों ओर से स्थल से घिरा होता है। झील का पानी वर्षा पर निर्भर नहीं करता है। भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं जो आकार में और अपने लक्षणों में क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं और कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है, यानी वर्षा के टाइम पर इसमें पानी बढ़ता है। एक नदी विसर्ग वाले क्षेत्र में गोखुर झील का निर्माण करती है। इसके अलावा सिल्ट और रोदिका तटीय क्षेत्रों में लेगून झील का निर्माण भी करती है, जैसे चिल्का झील, पुलकित झील और कोलेरू झील। अब ये आपको बताया जा रहा है कि भारत में किस किस जगह पे कैसी कैसी झीलों का निर्माण होता है। तो ये आपको नदी के बारे में बताया गया है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था गोखुर झील के बारे में, जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं और मध्य और निचले भाग में जिस तरह से गोखुर झील का निर्माण करती है, वहीं आपको ये बताया जा रहा है कि नदी विसर्ग वाले क्षेत्र में गोखुर झील का निर्माण करती है और इसके अलावा सिल्ट यानी जो कचरा होता है रोदिका तटीय क्षेत्रों में लेगून झील का निर्माण करती है, जिसे चिल्का झील और पुलकित झील और कोलेरू झील के नाम से जाना जाता है। अंतर्देशीय भागों वाली कुछ झीलें मौसमी होती हैं, जैसे राजस्थान की सांबर झील जो एक लवणीय झील होती है, यानी नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, लवणीय झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा भारत में मीठे पानी की झील भी पाई जाती है जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इनका निर्माण हिमानी द्वारा होता है। जब हिमानियों ने गहरी द्रोणी बनाई तो कुछ समय बाद हिम पिघलने के कारण ये द्रोणियाँ भर गई थीं, जिसके कारण क्या हुआ, इन झीलों का निर्माण हुआ था। जैसे जम्मू कश्मीर में बात करें तो डल झील और एक है वूलर झील, भीमताल, नैनीताल आदि मीठे पानी की झीलें हैं। एक और बात याद रखना कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर, ये किस परियोजना पर है, बाखड़ा नांगल परियोजना पर। देखो, जब भी हम बिजली बनाने के लिए नदियों पर बांध बनाते हैं तो उधर क्या होता है, जब बांध बनाते हैं तो उसके जो पीछे वाला एरिया होता है वहाँ पर पानी का थोड़ा जमाव हो जाता है, यानी एक झील टाइप हो जाता है। तो भारत में इस तरह की जो है कई सारी झील का निर्माण होता है। तो उन्हीं में से एक परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो वहाँ पे भी ऐसे ही झील का निर्माण हुआ जिसे गुरु गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो झीलें हैं वो मानव के लिए कैसे लाभदायक हो सकती हैं। तो झीलें मानव के लिए लाभदायक होती हैं। ये नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं, अत्यधिक वर्षा के समय पर बाढ़ को रोकती है, सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करती है। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है, आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र को संतुलित करती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि नदियों का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। नदियों का अनेक मानवीय क्रियाकलापों में विशेष योगदान रहा है। आप मानवीय क्रियाकलाप जितने भी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं उनमें नदियों का विशेष योगदान रहा है, भले वो सिंचाई हो
या कृषि कार्य हो या फिर नौ संचालन या फिर विद्युत जल उत्पादन हो, इन सभी मानवीय क्रियाकलापों में नदियों के जल का उपयोग लगातार किया जा रहा है और इसमें नदियों को विशेष योगदान भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो हमारे भारत की नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही हैं, यानी उनका जो जल है, उनकी जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आती जा रही है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे भारत की नदियाँ दूषित हुई है, प्रदूषित हुई हैं? तो इसमें पहला है, नदी के जल का उपयोग कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्र में किया जाता है। हम नदी के जल का उपयोग कहाँ करते हैं? कृषि कार्य हो या फिर कोई औद्योगिक या फैक्ट्री वगैरह, इनमें भी किया जाता है। इसके अलावा घरेलू क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके अत्यधिक उपयोग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। हमने नदियों के जल का उपयोग इतना किया है कि उसकी गुणवत्ता में भी कमी आने लगी है। नदियों के जल की अधिक निकासी के कारण, यानी हमने नदियों के जल को इतना निकासी मतलब उसकी निकाला है, उसके पानी को इतना निकाला है, चाहे वो नदियों के रास्ते से छोटे छोटे से एक तरीके से छोटे छोटे रास्ते बनाते हुए उनको अंदर गांव तक ले जाना नदी के जल को। तो इस तरीके से हमने नदियों के जल का इतना अधिक उपयोग किया है, उसका अधिक निकासी करी है, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी आयतन में भी कमी आई है। इसके अलावा उद्योगों का प्रदूषण एवं गंदा पानी तथा जो कचरा होता है वो नदियों में मिलने के कारण नदियों की गुणवत्ता में भी कमी आई है। बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण भी नदियों का जल दूषित हुआ है। त्योहारों पर फूलों एवं मूर्तियों को और मृत शरीरों के अवशेषों को नदियों में प्रवाह कर दिया जाता है, इससे भी नदियाँ प्रदूषित हुई हैं। हमारे यहाँ पे कितने त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार में हम क्या करते हैं कि जितने भी फूड हो या फिर जितनी भी फ़ोटो हो, उनको हम क्या करते हैं, नदी में प्रवाह करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गंगा नदी, गंगा नदी का इतना महत्व है कि हर त्योहारों पर लोग जाते हैं और किसी न किसी त्यौहार पर जाते हैं और वहाँ पे जैसे आपके घर में खंडित कोई मूर्ति हो जाती है, यानी कोई भी मूर्ति ऐसे खंडित हो जाती है, कोई भी तस्वीर हो या फिर कोई भी आप पूजा करने जाते हो, तो वहाँ पे जो फूल वगैरह होते हैं वो आप चढ़ाते हो, आपने देखा भी होगा। इसके कारण भी क्या होता है, नदी क्या है, प्रदूषित होती है। इसके अलावा मृत शरीर के अवशेष, या ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी है उसमें लोग अपने कपड़े तक उसी में धोते हैं, कोई कोई कपड़े भी फेंक देते हैं, और फूल, मृत शरीर के अवशेष हो गए, है ना। तो ये सब से क्या होता है, इन सब से नदियाँ प्रदूषित होती हैं। इसके अलावा नदियों में कूड़ा कचरा डालना, कपड़े धोना आदि कारण भी क्या होते हैं, नदियाँ प्रदूषित होती हैं। नदियों के इस प्रदूषण को कम करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, जैसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। तो ये था इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।